उसको जब आप टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से जब डिवाइड करते हो, उसके बाद में एक ये बुक वैल्यू निकल के आती है। तो कंपनी की खुद की बुक्स में भी 251 रुपीज़ है पर शेयर होल्डर, ठीक है? अगर आप डिवाइड करते हो तो 251 है, लेकिन स्टॉक का भाव 173 है। मतलब बुक वैल्यू में पैसा ज़्यादा है और शेयर का भाव कम है। मतलब कि स्टॉक अभी बुक वैल्यू से भी कम भाव में मिल रहा है। अगर आप बुक वैल्यू का एक ट्रेंड देखोगे यहाँ पर, प्राइस टू बुक देखोगे, तो ये स्टॉक लगभग 2.7, 2.93 के लेवल पे ट्रेड करता था। वो स्टॉक यहाँ पे 0.7 पे आ गया है। तो इतना सस्ता क्यों हुआ है? हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड को। और फ्यूजन फाइनेंस पे बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल गया है। तो क्या स्टॉक को यहाँ खरीद सकते हैं? अगर आप यहाँ स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक के जो प्राइसेस है, लगभग इसने एक हाई बनाया लगभग 680 के लेवल पे, और वहाँ से स्टॉक अभी 170 के लेवल पे हमें मिल रहा है। तो स्टॉक में लगभग 75% तक की करेक्शन हो चुकी है। मतलब कि जिसने भी यहाँ पे 2023 या 24 के अंदर इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा होगा, उसका 1 लाख की वैल्यू सिर्फ अब मात्र 25,000 के आसपास रह गई है। 75,000 का नुकसान लोगों को हो चुका है। अच्छी खासी भारी गिरावट इसमें हो चुकी है स्टॉक में, और काफ़ी लोग इस लेवल पे भी फंसे होंगे जिन्होंने यहाँ गिरावट में लिया होगा और स्टॉक वहाँ से नीचे आ गया। तो क्या स्टॉक को यहाँ पे डाउनवर्ड एवरेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना करके लगभग जो एक 300% का जो एक यहाँ से नंबर हमें नजर आता है, अगर कोई यहाँ पे स्टॉक को आज खरीदता है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक अगर थोड़ा जाएगा तो 300% तक के रिटर्न्स इसमें बन सकते हैं। तो क्या ये इतना लिक्विडिटी है, इतना आसान है इसमें पैसा बनाना? सारे पैरामीटर्स देखेंगे। ये इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, मैंने पूरी पढ़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैंने मार्क करे हैं इसमें, वो आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म का व्यू क्या बनेगा। प्लस यहाँ पे ये इसका प्रेजेंटेशन है, कुछ पॉइंट्स इसमें भी हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी दे पाऊँ। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, प्लीज अपना एनालिसिस एक बार जरूर खुद से करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, और जैसे आपको ठीक लगे आप अपने पैसे का इस्तेमाल वैसे कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। अगर आप यहाँ पे, इसके नाम में पहले माइक्रो फाइनेंस वर्ड था, तो माइक्रो फाइनेंस का मीनिंग होता है एक ऐसा फाइनेंस जो कम पैसे लोगों को दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है होम लोन, जिसमें आप किसी के पेपर गिरवी रख ली। दूसरा होता है ऑटो लोन, जिसमें गाड़ी की जो आरसी होती है उस पे बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होता है कि ये लोन पर है और उनके नाम पर है। ठीक है, जब आप लोन चुकाते हो तो वो नाम हटवाना पड़ता है आरसी के ऊपर से। थर्ड, पर्सनल लोन है जो बैंक्स वगैरह करते हैं, और उसके अंदर सिविल स्कोर वगैरह देखा जाता है लोगों का, कौन सैलरीड है, क्या बिजनेस क्लास है, ठीक है, उसके हिसाब से पैसा लोगों को दिया जाता है। गोल्ड लोन के अंदर गोल्ड गिरवी रखा जाता है। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, फ्यूजन फाइनेंस हो गया, ये लोग कुछ भी गिरवी नहीं रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इनके मेजर जो कस्टमर है वो लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि मान लो डेली वेज वर्कर्स हो गए, या फिर कोई स्मॉल वेंडर हो गया, स्मॉल शॉपकीपर हो गया। उन लोगों को ये लोग लोन देते हैं, और जब ब्याज उनसे जो चार्ज करते हैं वो अच्छी खासी एक परसेंटेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पर्सनल लोन किसी भी बैंक में अगर आप गूगल करोगे तो 11-12% तक मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो मेरे को आइडिया नहीं, शायद 8-9-10% तक मिल जाना चाहिए, वो भी कोई कुछ परसेंटेज कम होना चाहिए उसमें। होम लोन भी शायद 7-8% के आसपास है। लेकिन जो ये फ्यूजन फाइनेंस है या और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, ये 16, 18, 20% तक चार्ज करती हैं अपने कस्टमर से। मतलब इतना हैवी इंटरेस्ट चार्ज कर, तो रिस्क प्रोफाइल काफी ज्यादा होता है कस्टमर का, इसलिए उससे ब्याज भी ज्यादा लिया जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि फ्यूजन फाइनेंस कंपनी ने जो लोन्स बांटे हैं, पैसा वापस नहीं मिल रहा है। कैसे पता लगा? वो यहाँ पे मैंने काफी वीडियोस के अंदर पीछे अगर अपनी फाइनेंस की वीडियोस देखी होंगी, मैं समझाया भी है कि एनपीए बताता है कि आपको कितना पैसा वापस नहीं मिल रहा है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहाँ पे क्या है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3% चल रहा था 2022 से, ठीक है, इसी रेंज में था। तो मार्केट कंफर्टेबल था, ठीक है। ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पे जो आप लोन देते हो कुछ परसेंटेज उसमें वापस नहीं आता है, विच इज फाइन, मार्केट ने इसको प्राइस इन किया हुआ था। लेकिन जून 2024 में एकदम से ये न्यूज़ डालते हैं कि हमें पंजाब में पैसा रिकवर करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वहाँ पे स्टॉक करेक्शन दिखाना शुरू करता है, लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, करेक्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये 680 वाला स्टॉक लगभग यहाँ आ गया और यहाँ से रिकवर कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ गई, और कंपनी का जो एनपीए है वो 9% पे पहुंच गया। मतलब कि एनपीए का मीनिंग जैसे मैंने बताया आपको कि वो पैसा वापस नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मार्केट में 1 करोड़ का लोन बांटा हुआ है, ठीक है, आपने किसी को 2 लाख रुपए दिए हैं, किसी को 50,000 दिए हैं, किसी को 10,000 दिए हैं, ऐसे करते करते अगर आपने 1 करोड़ रुपए मार्केट में लोन दिया हुआ है, उस 1 करोड़ में से 9,40,000 तो आपको वैसे ही वापस नहीं मिल रहा। मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपको वापस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 9.4% आपको ये वापस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपने भी तो ये पैसा किसी से लिया है ना, तो किससे लिया है? फॉर एग्जांपल एचएसबीसी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, उससे पैसा इस कंपनी ने ले रखा है। इनको भी तो वहां पे एक कॉस्ट पे करनी है, एक ब्याज पे करना है, वो पैसा लगा लो आप, प्लस इनका खुद का ऑफिस का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा। नेट नेट ये कंपनी इस नुकसान के बाद माइनस में आ गई। वो चीज आपको दिख रही है, -61, 300 करोड़ का घाटा हो गया है। और जो यहाँ पे जो ये प्रॉफिट्स, ऑफकोर्स जो रेवेन्यू यहाँ जनरेट कर रहे हैं, उसमें ये पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और देखो ये चीज, मार्केट ने इसको स्टॉक को इतनी बुरी तरीके से इसलिए गिराया है क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि ये 9% ही है, ये आगे और बढ़ सकता है या फिर ये 7, 8, 9% की रेंज में आगे रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो वो लोन्स हैं जो 3 महीने पहले इनको पता लग गया था कि वापस नहीं मिलेंगे। अभी रेंज में तो जो जो चल रहे होंगे वो अगले क्वार्टर में आएँगे और जो क्योंकि कस्टमर पता है क्या है? 1 साल के लिए लोन लेता है, 12 महीने के लिए, हो सकता है वो 7th मंथ में डिफ़ॉल्ट करे, किसी ने पहले महीने में डिफ़ॉल्ट कर दिया, किसी ने दूसरे में कर दिया। तो वो 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने की जो साइकिल होती है ना, वो आगे-आगे आपको हो सकता है आगे और नज़र आए। तो यहाँ पर ये जून के अंदर जो डिफ़ॉल्ट्स आने शुरू जो जून से पहले जो डिफ़ॉल्ट आने शुरू होंगे, वो सितंबर में रिपोर्ट किए गए, ठीक है? जो मार्च के पहले आए होंगे, वो जून में रिपोर्ट किए गए होंगे। तो ये बेसिकली पीछे से मालूम पड़ जाता है, कंपनी आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करती है कि वेट करती है कि 90 डेज़ में अगर प पैसा नहीं आएगा, तब उसको एनपीए में डालेंगे। तो ये चीज़ है, मार्केट ने इसको गिरा दिया प्लस एक प्रॉब्लम की चीज़ ये है कंपनी की जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब ये होता है कि वो कॉस्ट जो आप खर्चा कर रहे हो अपने बिज़नेस को करने में, ठीक है? इनकम कितनी है, कॉस्ट कितनी है। ये कॉस्ट Q2 2024 में 1 साल पहले 36% पे थी और अभी ये कॉस्ट लगभग 400 बेसिस पॉइंट मतलब 4% से इंक्रीज़ होके 40% पे आ गई है। तो 4% का कॉस्ट का बढ़ना एक बड़ा नंबर है, ठीक है? जो कंपनी यहाँ पे 100-100 करोड़ का ऊपर का रेवेन्यू कर रही है, 600 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, उस कंपनी के अंदर 4% इंक्रीज़ होना इज़ अ वेरी बिग नंबर और कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया है कि ये कुछ यहाँ पे जो अपने जो इंसेंटिव्स अपने एम्प्लॉइज़ को देते हैं, कुछ चेंजेस वगैरह उसके अंदर कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे अगर आप चैलेंजेस की बात करोगे, तो मैनेजमेंट बताता है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो है हेडविंड्स हैं, साथ के साथ कुछ प्रोविजंस इन्होंने पहले ही जून में बनाए थे और प्रोविजंस यहाँ पे इन्होंने डाले हैं, तभी ये नंबर जो है इनके एक्सपेंस का बढ़ गया है और प्रोविजन का मीनिंग ये होता है कि जो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, उसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है? प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो ऑडिटर्स हैं, उन्होंने इनकी एक्चुअल क्रेडिट कॉस्ट इनको क्वार्टर 2 की पहले ही बता दी है, जो कि 693 करोड़ की है। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब ये है जो लोन आपने लिया हुआ मार्केट से, फॉर एग्जांपल एचएसबीसी, एक्सिस बैंक जहाँ से आपने बड़ा पैसा उठा रखा है आगे देने के लिए, उनको जो ब्याज देना है वो 693 करोड़ का है और वो इनको पे करना है, उसके लिए पहले ही इन्होंने प्रोविज़न बना लिया है। साथ के साथ इन्होंने जो है जून क्वार्टर के अंदर क्वार्टर 1 में इन्होंने कुछ वेवर्स माँगे थे, वेवर्स का मीनिंग ये होता है हिंदी में कि कुछ छूट माँगी थी, रियायत माँगी थी कि हम ये पैसा थोड़ा रुक करके दे देंगे, थोड़ा समय और दिया जाए। तो तब इनको वो टाइम मिल गया था और हो सकता है इन्होंने क्वार्टर 2 के लिए ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इनको वो भी यहाँ पे छूट मिल गई हो ताकि जो पैसा इनको देना है, वो ये बाद में पे कर सके और कंपनी दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने बताया कि 550 करोड़ राइट्स इश्यू से लाएँगे, क्या करेंगे उसका? ऑफ कोर्स जो भी इनको ब्याज-व्याज देना है प्लस जो मार्केट में इनको आगे और लोन्स देने होंगे, नो डाउट अब ये लोन देने में थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। अपने लोन देने के प्रोसीजर को थोड़ा टाइट कर रहे हैं ताकि गलत कस्टमर्स को लोन ना जाए क्योंकि देखो एक डेलिक्वेंसी बिहेवियर होता है। डेलिक्वेंसी बिहेवियर का मीनिंग ये होता है कि वो कस्टमर जो पैसा वापस ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? उन पर थोड़ी-सी एक सख्ती करी जाती है कि भई आप हमारा पैसा वापस करो। अगर वापस नहीं कर रहे हैं तो कोशिश रहती है कि ऐसे आगे इस तरह के कस्टमर्स को पैसा ना दिया जाए। तो कंपनी कोशिश करेगी ये क्रेडिट क्राइटेरिया थोड़ा टाइट हो जाए प्लस ये लोग न्यू सीईओ भी हायर कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा बताया कि मार्केट में एक सर्च इन्होंने शुरू करा है ताकि एक नया सीईओ ये लोग हायर करें और वो सीईओ आने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आए इनके बिज़नेस के अंदर। प्लस कस्टमर्स के बारे में बताया गया है कि अगर मान लो इंडिया में मॉनसून अच्छा हो जाता है, तो हो सकता है इनके पैसे ईज़िली रिकवर हो जाएँगे, जीडीपी और इम्प्रूव हो जाएगी, तो पैसे रिकवर हो जाएँगे। कलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? मतलब मैनेजमेंट जो है कोशिश कर रहा है बताने की कि हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम बिज़नेस को मैनेज कर ले जाएँगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कस्टमर से हमारा पैसा आने लग जाएगा तो थिंग्स विल बी गुड, ठीक है? बट अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखा जाए मेरा व्यू पॉइंट तो मेरे अकॉर्डिंगली जो कंपनी यहाँ पे 9% का एनपीए दिखा रही है, ठीक है, इस मंथ में, मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर भी इतना आसान नहीं होगा। अगर इतना आसान होता तो 9% एक बार में नहीं दिखाते। हो सकता है 5% यहाँ दिखाया था, 5% यहाँ दिखाते, थोड़ा-सा और आगे कैरी फॉरवर्ड करके फिर दिखा देते। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली इनका जो दिसंबर का क्वार्टर जो भी एंड हो चुका है लास्ट मंथ, ठीक है? क्लोज टू 5% के ऊपर ही रहेगा वो भी यहाँ पे एनपीए के अंदर और धीरे-धीरे करके वो चीज़ें जब ये राइट ऑफ करते जाएँगे, तो वाप होता है राइट ऑफ का मतलब पुरानी जितनी भी बुक्स है उसको क्लीन करेंगे, पुराने लोगों का पैसा जो नहीं मिला उसको हटा देंगे फिर रिकवर नहीं होगा तो और फिर नए लोन्स बाँटेंगे, नई साइकिल दोबारा शुरू करेंगे। नेट-नेट इतनी कहानी हो सकता है ना? आपको समझ आ गई होगी और बेसिकली इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि बिज़नेस कितना रिस्की है। अब लोग बोलेंगे हम करें क्या स्टॉक के अंदर? तो देखो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर करने वाली। पहली चीज़ आप एक चीज़ देखो एक प्राइस टू बुक नाम की चीज़ होती है। प्राइस टू बुक का मीनिंग ये होता है कि बुक में कितना पैसा है, ठीक है? बैलेंस शीट में कितना पैसा है कंपनी के पास, उसको जब आप टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से जब डिवाइड करते हो, उसके बाद में एक ये बुक वैल्यू निकल के आती है, ठीक है? तो कंपनी की खुद की बुक्स में भी 251 रुपीज़ है पर शेयर होल्डर, ठीक है? अगर आप डिवाइड करते हो तो 251 है लेकिन स्टॉक का भाव 173 है मतलब कि बुक वैल्यू में पैसा ज़्यादा है और शेयर का भाव कम है मतलब कि स्टॉक अभी बुक वैल्यू से भी कम भाव में मिल रहा है।
लेकिन मार्केट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि स्टॉक को बुक वैल्यू से कम पे ले आए। मार्केट को पता है कहीं न कहीं बुक वैल्यू आगे जाके घटेगा, अगर इनके लोन्स और डिफ़ॉल्ट होंगे तो। अगर आप बुक वैल्यू का एक ट्रेंड देखोगे यहाँ पर, प्राइस टू बुक देखोगे, तो ये स्टॉक लगभग 2.7, 2.93 के लेवल पे ट्रेड करता था। वो स्टॉक यहाँ पे 0.7 पे आ गया है, ठीक है? तो इतना सस्ता क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट को उम्मीद है कि आगे जाके और इसमें अगर गिरावट आएगी, कुछ लोग पहले ही जो एफआईआई, डीआई आप देख रहे हो यहाँ पर, ये लोग लोअर सर्किट मार-मार के इसमें से बाहर हो गए हैं। ये जो एफआईआई तो खैर था ही नहीं, लेकिन जो रहा होगा वो भी उड़ गया इसमें से, और डीआईएस ने भी काफ़ी बेचा होगा। मोस्टली स्टॉक जो है पब्लिक के पास में आ गया होगा। नेट-नेट समझाने वाली बात ये है कि स्टॉक ₹251 से भी सस्ता है, और हो सकता है कि ये स्टॉक 0.7 से घट के 0.5 तक आ जाए। अब मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ। देखो, मार्केट का प्राइसिंग करने का तरीका होता है। मार्केट ने यहाँ पे इसको एक अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है अभी। और ये सपोर्ट इसीलिए है जब तक इसका अगला रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर अगला रिजल्ट अच्छा आ गया, अच्छा इन द सेंस कि इनके एनपीए ज़्यादा नहीं हुए, प्लस इन्होंने सीईओ वगैरह हायर कर लिया, प्लस कुछ पैसा रिकवर होना शुरू हुआ, तो स्टॉक यहाँ पे आपको साइडवेज जाता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक चलेगा तभी, एक तो जब रेट कट होगा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रेट कट नहीं करा है। रेट कट से इनको बेनिफिट ये मिलेगा, हो सकता है कि इनको मार्केट से पैसा आगे जाके लोन पे कुछ सस्ते भाव में मिल जाए, प्लस जो इनके एग्जिस्टिंग लेंडर्स होंगे, हो सकता है वो कुछ ब्याज की दरें इनकी कम कर दें, तो उससे इनके नेट प्रॉफिट थोड़ा सा एक, यहाँ पे आपको एक पुश नजर आएगा, एक पॉजिटिव नंबर नजर आ सकता है, ठीक है? तो वो होना बहुत ज़रूरी है, रेट कट। दूसरी चीज़, ये स्टॉक तभी चल सकता है जब इनकी रिकवरी रिकवरी सॉलिड हो, प्लस इंडिया की जीडीपी काफ़ी अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि जो ये लोन्स देते हैं वो स्मॉल वेंडर्स और जो रेगुलर डेली वेजेस वाले लोग होते हैं उन लोगों को देते हैं, तो वहाँ से भी वो लोग अगर पैसा वापस करेंगे तभी ये चलेगा। नेट नेट जिसने ऊपर लिया है, यहाँ पे आप डाउनवर्ड एवरेज मुझे नहीं लगता आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन के अंदर है। अभी जो ये वायरस वायरस की न्यूज़ दोबारा से फैल रही है, अगर पैनिक होता है बाजार में, तो पैनिक के बाद हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा-सा और नीचे आ जाए लिक्विडिटी की वजह से, पहली बात। क्योंकि आज देखो जब बाजार गिरा, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक रुक गया था। ती 3.92% स्टॉक गिरा ही है, ठीक है? हो सकता है आगे भी गिरे। तो और कितना गिरेगा मैं बता देता हूँ, अगर 0.5 तक भी अगर आएगा ना ये, तो यहाँ पे लगा लो कि ये 0.5 मतलब 251 की इसकी बुक वैल्यू है। 0.5 से अगर डिवाइड करते हो, तो लगभग ये लगभग 130 रुपीज़ या 135 के आसपास आ सकता है। मतलब 125 बनता है वैसे तो अमाउंट, लेकिन 130 135 तक का स्टॉक आएगा, तो आपको नीचे के लेवल और दिखा देगा। अगर कोई यहाँ पे खरीदने की सोच भी रहा है, देखो स्टॉक रिस्की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी कंपनी, ठीक है? अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ ले सकते हो, लेकिन इस चीज़ के लिए ज़रूर तैयार रहना कि स्टॉक यहाँ पे 150 का लेवल दिखा देगा आपको, और फिर आप पैनिक करके बेच ना जाओ। तो इसीलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, एटलीस्ट 3 साल का व्यू हो, तभी इसमें एंटर होना। उससे पहले इसमें एंटर होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेट कट होगा, थोड़ी बुक्स और इम्प्रूव होंगी, थोड़ी और ग्रोथ आएगी कंपनी के अंदर, थोड़ा बिज़नेस इम्प्रूव होगा, तब जाकर के 2 साल, 1 डेढ़ 2 साल में स्टॉक अच्छी रिकवरी आपको दिखा सकता है। और किसी को लग रहा है कि मैं यहाँ पे डाउनवर्ड एवरेज करूँ, तो मैं यही बोलूँगा, मार्केट गिर रहा है, वायरस की न्यूज़ फैल रही है, स्टॉक गिर रहे हैं, तो आप बेशक उस कंपनी में पैसा लगाओ जहाँ पे 30% से ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल नीचे हो, सेक्टर ग्रोइंग हो, ठीक है? मल्टी बैगर स्टॉक्स भी आपको ईज़िली मिल जाएँगे, आप सर्च करो, 4000 कंपनियाँ हैं, आपको 4 कंपनी तो उँगलियों पे मिल जाएगी ढूँढने से, अगर आप ठीक से ढूँढोगे तो। तो नेट-नेट उन कंपनीज़ में ज़्यादा पैसा लगाओ, ना कि ऐसी कंपनीज़ में जो प्रॉब्लम में आ गई है और बॉटम फिश करने के बारे में सोचो। ये अभी राइट साइडवेज जाएगा, और उसके बाद इसमें आसानी से रिकवरी नहीं आती हुई नजर आएगी। आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, इसी इंडस्ट्री का वो है सम्मान कैपिटल, ठीक है? स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसका मैनेजमेंट चेंज हो गया है, और मैनेजमेंट चेंज होने के बाद में स्टॉक में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ठीक है? ये स्टॉक काफ़ी बेटर हो गया पहले से। लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे ना प्राइस टू बुक का, ये भी फाइनेंस कंपनी है, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें कंपनी ने जो है इम्प्रूव कर दी हैं, ठीक है? जो मैनेजमेंट नया आया है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर दी, लेकिन आप ये देखोगे स्टॉक 0.3 के प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड कर चुका है, 0.4, 0.3। तो इन चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, रातों-रात नहीं होती हैं। मैनेजमेंट आता है, पुरानी चीज़ों को निकालता है, नई चीज़ों को ठीक करता है, तब जाके स्टॉक वहाँ से रिकवर होता है। नेट-नेट आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना हो तो लॉन्ग टर्म व्यू से ही लेना, शॉर्ट टर्म व्यू से इसमें जल्दबाज़ी करके मत लेना। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया, ये अच्छा सपोर्ट है, नीचे आएगा तो प्राइस टू बुक अगर घटेगा और, तो स्टॉक आपको 135 का लेवल तक भी ले जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, और ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स पहला रेजिस्टेंस जो उसको मिलेगा वो यहीं पे मिल जाएगा उसको 200 के भाव पे, और उसके ऊपर आएगा तो दूसरा रेजिस्टेंस को 230 के लेवल के आसपास मिल जाएगा, और वहाँ से ब्रेक करना आई डोंट थिंक इतना आसान है, क्योंकि 250 का लेवल पार करना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर इसने प्राइस टू बुक 1 कर दिया तो इट्स वेरी गुड, उसके ऊपर जाना तो फिर वहाँ से तो फिर बात अलग है। उसके बाद की बात देखेंगे, क्योंकि उसमें मुझे लगता है और टाइम लगेगा।
नेट नेट यही पूरा एनालिसिस है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें। कोई चीज़ अगर मेरे से मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर। कोई सवाल हो आपका, आप वो भी पूछ सकते हो, मैं वो भी इसमें कवर कर दूंगा आपके कमेंट्स के अंदर। बाकी आपको नेक्स्ट किस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि इस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं तो कवर कर दिया। आप वो स्टॉक भी कमेंट करना, मैं उन्हें भी ग्रेजुअली अपनी पूरी लिस्ट में जल्दी जल्दी कवर करता जाऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।